आई होप आप लोग बाकी सारे चैप्टर्स बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे थे। ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो 5 नंबर का पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है जिस दिन से ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, जून 24 ऑनवर्ड्स। थोड़ा आस्ते बोलूंगा, अभी भी टॉन्सिल थोड़ा दर्द में है। ठीक है, फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो सेटअप कर रहा है एक बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड अ प्लेस ऑफ बिजनेस। याद रखना, बिजनेस एक्टिविटी और प्लेस ऑफ बिजनेस के बीच में एंड है, तो जब दोनों कंडीशन पूरी होगी तब वो फॉरेन कंपनी इंडिया में कहलाएगी। मतलब बिजनेस भी भारत में होना चाहिए और साथ साथ प्लेस ऑफ बिजनेस भी, दोनों एक्टिविटी भी होनी चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। फिर आता है सेक्शन 379, जो बोलता है कि अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो, सेक्शन 2 क्लॉज 42 वाली, और साथ में आपका नॉट लेस देन 50%, कितना, नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं, या वन और मोर बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड करते हैं, या सिटीजन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं, तो फिर उस केस में आपको भैया 50% ये जो है, आपको उस केस में ये सेक्शन 379 लग जाएगा। तो अब जब सेक्शन 379 आप पर अप्लाई हो गया, मतलब आप वो वाली फॉरेन कंपनी बन गए जो 242 में फॉरेन कंपनी है, प्लस उसका 50%, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो या दोनों हो, कौन होल्ड करता है? फॉरेन इंडियन सिटीजन्स या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन एंड इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट। इसके बाद आप आगे बढ़े, सेक्शन 380 आया जो ये बोलता है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट, जो फॉरेन कंपनी 379 वाली थी, उसको अब FC1 फॉर्म, जिस दिन से वो इंडिया में बिजनेस सेटअप कर रही है उससे 30 दिन के अंदर FC1 फॉर्म सबमिट करना है, जिसमें उसको कंपनी के बारे में डिटेल्स देनी है, जैसे कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल, कंपनी का पूरा एड्रेस जो रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के बाहर है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी जो कंपनी के हैं, उनका नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन नंबर, नेशनैलिटी, जो भी इंडिया के बाहर है सारी चीज़ें। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो इंडिया में उनके डॉक्यूमेंटेशंस डील करेगा। फुल एड्रेस ऑफ जो ऑफिस इंडिया में है, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ एनी ब्रांचेस अगर इंडिया में हुई हैं तो, डिक्लेरेशन कि कोई भी डायरेक्टर या सेक्रेटरी जो उनका है वो कभी भी कन्विक्टेड नहीं हुआ है इंडिया में, या डिबार्ड नहीं हुआ है इन केसेस रिलेटेड टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये सब उसको FC1 डॉक्यूमेंट 30 दिन के अंदर सबमिट करना है। कहाँ पर सबमिट करना है? एट द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ ROC, वहां पर सबमिट करना है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में, न्यू दिल्ली मत लिखना, लिखना सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ द रजिस्ट्रार, वहां सबमिट करना है। फिर 381 में आता है सर कि अगर इसी डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन होगी तो मॉडिफिकेशन भी 30 दिन के अंदर देनी है अंडर फॉर्म FC2। अब 381 जो सेक्शन आता है वो बोलता है कि एवरी कैलेंडर ईयर में PNL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपको ROC को सबमिट करने हैं ऑफ योर इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस रिलेटेड टू एवरी फाइनेंशियल ईयर। एवरी कैलेंडर ईयर सबमिट करने हैं रिलेटेड टू एवरी फाइनेंशियल ईयर, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको सारे डॉक्यूमेंट अलोंग विथ ऑल डिटेल्स ऑफ बिजनेस प्लेसेस ROC के पास सबमिट करने हैं। उसके साथ साथ आपको ये कब करना है सर? फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीना के अंदर अंदर। फॉर्म नंबर होगा FC3। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 महीने का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, तो भाई ये AGM वाली डेट तक चला जाएगा। 3 मंथ का एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं आप। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी आपको बनाने हैं अगर आपकी कोई और सब्सिडरी है तो। और ये याद रखिएगा कि अगर आप कोई बिजनेस को इंडिया में बंद भी कर रहे हो, ठीक है, चालू करने के बाद, तो भी आपको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको उनको साथ में सबमिट करना होगा RTP, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। RPT मतलब क्या है सर? रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स, ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये आपको 3 चीजें भी बतानी होंगी कि कितना पैसा आप इंडिया से लेके जा रहे हो, प्रॉफिट का हिस्सा, फंड का ट्रांसफर, और आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितने। साथ ही साथ इन स्टेटमेंट्स का आपको ऑडिट भी कराना होगा, और ये ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा एज पर चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब आया सेक्शन 382, ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर MCQ भी आया हुआ है प्रीवियस अटेम्प्ट में। जो इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर आपका कैपिटल, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी जो है, कंपनी का नाम, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंट्री, ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन कंट्री और कंपनी का नाम, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा और वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी होगा। लेकिन यही सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के ऑफिस बुलेटिन, पेपर, मेमोरेंडम, न्यूज आर्टिकल, वो सब में भी दी होगी, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश में देना है।
वहां पर रीजनल लैंग्वेज में नहीं। मतलब ऑफिस के बाहर रीजनल लैंग्वेज भी चाहिए, लेकिन जो ऑफिसेस के डॉक्यूमेंट्स, बिल हेड्स, लेटर्स हैं, इनमें इंग्लिश ही चाहिए, वर्नाकुलर नहीं चाहिए, याद रखना। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यू में आया था, दो या 3 नंबर का था। अच्छा, उसके बाद आया सेक्शन 383। 383 क्या बोलता है सर? कोई भी डॉक्यूमेंट जो एक फॉरेन कंपनी को जरूरी है, वो सर्व माना जाएगा फॉरेन कंपनी पे, अगर वो उस आदमी को एड्रेस्ड है जिसको आपने पीआरआई बना के इंडिया में रखवाया है, उसको अगर भेज दिया तो हो गया। 384 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, 385 इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये 384 बेसिकली बात करता है कि अगर डिवेंचर इशू करने हैं तो सेक्शन 71 मान लो, एनुअल रिटर्न 92 के हिसाब से देना पड़ेगा, लेकिन उसमें FC4 डॉक्यूमेंट लगेगा। 60 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड आपको एनुअल रिटर्न देना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 120 मान लो, इंक्वायरी है चैप्टर 14 देख लो। 385 बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो आपने जमा की है उसके लिए आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, तो पता ही है। 386 काफी अच्छा है, उसमें 2-3 चीजों का मीनिंग दिया हुआ है। जैसे सर्टिफाइड का मतलब होता है कि एक प्रॉपर ट्रांसलेशन, डायरेक्टर का मतलब होता है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करता है। इंपॉर्टेंट है कि क्या एक शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी प्लेस ऑफ बिजनेस होता है? द आंसर इज यस। ठीक है, फिर आता है 387 की, क्या अगर एक कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं रखी है, विदाउट अ प्लेस ऑफ बिजनेस भी, क्या इंडिया में शेयर्स इशू कर सकती है? द आंसर इज यस। उसको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना है जो डेटेड और साइंड होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट पर। ये उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड हुई है, मतलब जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, और उस एक्ट का मेंशन किया होना चाहिए जहां पर वो है, और एड्रेस इन इंडिया जहां पर वो पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम चेक कर सकते हैं। फिर डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, जहां पर वो प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर उसकी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो। लेकिन अगर कोई कंपनी 2 साल से ज्यादा बिजनेस कर चुकी है, तो उसको वो पहली 3 इंफॉर्मेशन, मतलब अपनी सिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका एड्रेस, इनकॉर्पोरेशन एक्ट, वो सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 साल हो गया, अब आप पुरानी कंपनी। ठीक है, तो उसके बाद एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लगेगा 388 में। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस से तब तक विड्रॉ नहीं हो सकता जब तक प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू नहीं हुआ है। जब आप प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको चेयरमैन और डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए, जो आप आरओसी के पास सबमिट करोगे। प्रोस्पेक्टस की डिलीवरी पर, प्रोस्पेक्टस पर लिखा होगा दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड, ये सब थोड़ा आपको लग रहा होगा रिपीटिव है। और साथ में कुछ इन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका में आ रहा है कि एक्रोनिम है पम्मी, आपको चाहिए साथ में पम्मी। मतलब आपको पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए अगर डायरेक्टर की जगह किसी और ने साइन किया है प्रोस्पेक्टस पे। आपको अंडर राइटिंग अगर करा रहे हो उनका अग्रीमेंट चाहिए। अगर 2 साल, पिछले 2 साल में कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं उसका डिटेल चाहिए। उसके साथ जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डिटेल चाहिए, और एक्सपर्ट का कंसेंट आपको लिखित में चाहिए। ये डिटेल आपको प्रोस्पेक्टस के साथ सबमिट करनी है। फिर आता है सर सेक्शन 390 आईडीआर के बारे में। तो आईडीआर फॉरेन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया इशू करती है। आईडीआर क्या है? वो इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड होता है, तो कोई भी उसको इंडिया में खरीद सकता है जिसको, जिससे उसको राइट्स मिलते हैं इंडिया के बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सेक्शन 34-35 जो कि प्रोस्पेक्टस का है, 34-35-36 प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट का, वो सारे के सारे चैप्टर नंबर 22 में जो कंपनी है एस्टेब्लिश्ड उस पर भी लगते हैं। 392 बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये चैप्टर, क्योंकि पेनल्टी एकदम लास्ट में एक ही पेनल्टी है जो बोलता है कि फॉरेन कंपनी पर पेनल्टी लगेगा मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, एंड 50,000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। ऑफिसर पर लगेगा 25,000 मिनिमम, मिनिमम कम है लेकिन मैक्सिमम है 5 लाख। ठीक है, मैक्सिमम ऑफिसर का ज्यादा है इकलौती जगह पर। इसके बाद एक सेक्शन आता है जो इसमें बताता है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि इस एक कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है, उसने 380 के अंदर रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं भरे, लेट्स से नहीं भरे, और उसके बाद वो किसी कंपनी के साथ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। सामने वाला अगर कंपनी के कंडक्ट से दुखी है तो वो उस फॉरेन कंपनी पर केस कर पाएगा, लेकिन वो फॉरेन कंपनी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी सामने वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने FC1 में 30 डेज के अंदर 380 डॉक्यूमेंट्स की, सेक्शन 380 में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फाइल नहीं किया। एंड दैट इज योर चैप्टर नंबर 11। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक और चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस चैप्टर में से कई लोगों को एग्जामेशन प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि उसने एग्जामेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है किस चीज को,
आईएफएससी कंपनी को, कि आईएफएससी कंपनी में अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर से आईएफएससी में अपने शेयर्स लिस्ट करा रही है आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको नहीं माना जाएगा फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 380, मतलब उसको वो सब डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत नहीं। तो ये एग्जामिशन दी गई 10 मिनट्स में, चैप्टर नंबर 11।